धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक कानपुर की खबर का ताज़ा अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूं और जैसे जैसे आगे तस्वीरें बदलेंगी या चीज़ें उभर कर सामने आएंगी वो भी आपके सामने रखने की कोशिश लगातार करता रहेगा धाकड़ खबर। इस खबर में आपके सामने 3 से 4 पहलुओं में कुछ चीज़ों को रखने जा रहा हूं। पहले पहलू में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े जघन्य हत्याकांड के खिलाफ, जिसमें एक सीओ मारा गया, एक थानेदार मारा गया, 2 दरोगा मारे गए, 4 सिपाही मारे गए, क्या भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकारों का खून खोला तो क्यों नहीं खोला? ये तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आदित्यनाथ योगी का खून क्यों नहीं खोला, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनकी वो भाषा क्यों नहीं दिखाई दी जो हर जगह दिखाई देती है। इसके अलावा इस मामले में पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है, पुलिस कैसे काम कर रही है और कैसे कैसे पुलिस के अंदर ही पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरी वारदात को अंजाम दिलाने के। शुरुआत करने से पहले अपील करनी है छोटी सी आपसे, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक या फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं साहब के किसी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकार का इस खबर पर आखिर खून क्यों नहीं खोला, जबकि इतनी बड़ी वारदात हुई उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू गांव में। रात के अंधेरे में जब पुलिस दबिश डालने गई तो सीओ को 5 गोलियां मारी गई हैं, जो आज की खबर है मीडिया के मुताबिक, और बाद में कुल्हाड़ी से उनका पैर भी काट दिया गया। थानेदार को मौत के घाट उतार दिया गया, पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनको छलनी किया गया है, इतने बुरे उनके हथियार छीन लिए गए, इतनी बेरहमी से उनको मारा गया। 7 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें से कई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन फिर भी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का खून ना खुला भाई। और ये वो दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं जो जरा सा पथराव होते ही पुलिस के ऊपर या कोई ऐसी तस्वीर आते ही कि फलाने पार्षद ने AIMIM के पार्षद ने पुलिस को जो है गाली गलौज कर दिया, कुछ कर दिया, और उसके बाद इनका खून खोल जाता था। प्राइम टाइम शो करते थे, डिबेट में चिल्लाते थे, चीखते थे, वो दावा करते थे कि हम पुलिस वालों के खिलाफ ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी पुलिस है, हम अपनी पुलिस का ऐसे अपमान नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ क्यों नहीं खून खोल रहा भाई, ये समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है उनका वो रूप जो उन्होंने किया इस पूरे मामले को लेकर आपके सामने रखने से पहले एक बार फिर से नजर डाल लीजिए कि कौन को लोग वहां मारे गए। डीएसपी, जिसको उत्तर प्रदेश की भाषा में सीओ कहा जाता है, सर्किल ऑफिसर, हिंदी में बात करें तो क्षेत्राधिकारी, नाम है देवेंद्र मिश्रा, बिल्हौर के वो डीएसपी हैं। इसी तरीके से दूसरा जो नाम है वो है महेश यादव का, जो थानेदार हैं, एसओ कह सकते हैं उनको उत्तर प्रदेश की भाषा में, शिवराजपुर थाने के वो एसओ हैं। इसके अलावा अनूप कुमार, ये चौकी प्रभारी हैं, वहाँ की जो मंथना चौकी पड़ती है। और इसके अलावा एक एसआई यानी कि दरोगा सब इंस्पेक्टर जो हैं नेबूलाल, वो हैं। और इनके अलावा 4 सिपाही हैं, सुल्तान सिंह, राहुल, जितेंद्र और बबलू। इन सब की हत्या की गई है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन मीडिया क्या कर रहा था इतनी बड़ी घटना के बावजूद, वो अब आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत एबीपी न्यूज़ के साथ करते हैं। क्या करें, मेरे ऑफिस में टाटा स्काई लगा हुआ है, तो सबसे पहले ना एबीपी न्यूज़ शुरू होता है 504, उससे पहले तो दूरदर्शन वाला आता है ना, फिर 506 पे एनडीटीवी इंडिया, फिर 509 पे आज तक, फिर 511 पे जी न्यूज़। तो मैं भी उसी क्रम में खबर आपके सामने रखने लग जाता हूँ। कभी ये मत सोचिएगा कि इसको ही क्यों टॉप पे रखते हैं। हालांकि इसका हाल आज ये हो चुका है कि अपनी टीआरपी के मामले में 6ठे नंबर पे चला गया है, वो भी तब जब रात दिन तमाम ड्रामे करने के बावजूद, नए नए ग्राफिक्स लगाने के बावजूद ये हाल है। सुबह नमस्ते भारत प्रोग्राम करते हैं, सोफे पे एक महिला एंकर इधर बिठा दी जाती है, एक महिला एंकर इधर बिठा दी जाती है, एक पुरुष एंकर बीच में बैठा दिया जाता है, दोनों महिला एंकर स्कर्ट में बैठाई जाती हैं, और 1-2 के पैरों पर तो टैटू भी बना होता है। लोगों को खबरें देखने के साथ, सुनने के साथ मज़ा भी आता रहता है। लेकिन बावजूद उसके टीआरपी जो है वो 6 नंबर की है, टीआरपी 2 नंबर की जी न्यूज़ की है, 1 नंबर की आज तक की है। तो फिर भी हम उसको नंबर पे रख रहे हैं 1 पर, क्योंकि हमने आपको बताया टाटा स्काई का फॉर्मेट। तो संविधान की शपथ पहला शो होता है, दूसरा शो होता है इनका सीधा सवाल। संविधान की शपथ में एंकर कैसे बात कर रही है नरेंद्र मोदी के पहाड़ के ऊपर जाने पर, 11,000 फीट के ऊपर जाने पर, वो आप उसी की ज़बानी सुन लीजिए। देश के लिए आज का दिन बेहद अहम। गलवान में एलएसी पर चीन को मिले जवाब के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंचे। फॉरवर्ड लोकेशन निमू में मोदी ने 26 मिनट तक जवानों से बात करके उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसकी विस्तारवादी सोच की सरहद पर जाकर धज्जियां उड़ा दी।
कोई कमेंट नहीं करते हैं, सीधा सवाल की बात कर लेते हैं। सीधा सवाल में एंकर बात करिए भाई साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जो हमारे फौजी हैं उनकी माताओं को भी नमन किया है। उसी की ज़बानी सुन लीजिए। 11,000 फीट की ऊंचाई पर नीमू के अस्पताल में उन तमाम जाबाजों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे थे। हाथ में माइक था, दिल में अखंड भारत का जज्बा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सैनिकों को नतमस्तक होकर ये कह रहे थे कि आपकी वजह से ये जितनी बातें मैं कर पा रहा हूं वो आपकी वजह से हैं। आपकी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं और जो जंग आपने लड़ी है उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। यहां से चलते हैं साहब आज तक की तरफ। आज तक पे पहले 5 बजे होता है दंगल, तो दंगल में जो एंकर है वो कैसे कह रहा है कि एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है। भाई साहब पहली बार सुना है डायलॉग, मैंने तो कहीं पढ़ा भी नहीं, आज लिखा हुआ। तुमने पढ़ा हो तो बताइए जरूर, पर एंकर की ज़बानी सुन लो। एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है और लद्दाख से तो आज भारत के स्वाभिमान का पूरा एल्बम देश के सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल जहां चल रहा है एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच, वहां आज सुबह सुबह सरप्राइज के तौर पर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आगे चलते हैं साहब, इस चैनल की स्टार एंकर की बात कर लेते हैं। नाम है साहब अंजना ओम कश्यप। कभी अपनी जबान फिसल जाती है तो बोलने लगती है अंजना ओम मोदी, कश्यप बोलना भूल जाती है। अब यहाँ जो है फिर से जबान फिसल गई, कहने लगी मोदी चाइना चले गए, यानी कि चीन चले गए। उसी की जबानी सुन लीजिए कैसे जबान लड़खड़ा रही है। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तमाम आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री आज चीन सरहद पर पहुंचे, लेह पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं, सबसे पहले दिखाते हैं प्रधानमंत्री जब घायल सैनिकों से मिलने गए थे तो उन्होंने वहां पर उनसे क्या कहा था। और यहाँ एक सवाल है मेरा कि उसके ज़बान लड़खड़ाने पे सवाल ज़रूर होना चाहिए। वो हमारी तरह काम नहीं कर रही है कि हमें ऑफिस भी खोलना है, हमें यहाँ की व्यवस्थाएं भी देखनी है, हमें खुद ही सर्च करना है, खुद ही निकालना है, खुद ही पढ़ना है, खुद ही बोलना है, फिर बाद में बच्चों के साथ बैठ के एडिटिंग करानी है। उसको तो स्क्रिप्ट लिखी लिखाई मिलती है, कान में ईयरफोन लगा होता है, ईपी शॉर्ट फोन में कहें, उस पर एडिटर बोलता रहता है ये सवाल पूछ ले, ये सवाल पूछ ले। इन तमाम के बावजूद अगर इतनी बौखलाहट है तो पूछना चाहिए कि लाखों रुपए की जो तनख्वाह ले रहे हैं तो क्या सिर्फ थोपड़ा दिखाने के लिए ले रहे हैं? पत्रकारिता करनी नहीं आती है क्या? अब बात कर लेते हैं साहब जी न्यूज़ की। इससे तो बड़ा देशभक्त वो चैनल नहीं है। टीआरपी के मामले में साहब 2 नंबर पे है ये आज तक के बाद। अब इसका जो पहला ताल ठोक के फर्स्ट शो है उसमें वो जो एंकर है वो कैसे चीख रहा है और बता रहा है साहब नारे जो लगवाए गए हैं वो गजब के नारे हैं। उन नारों ने क्या जोश भर दिया है, उसकी ज़बानी सुन लीजिए। एक एक इंच के लिए लेह में 56 इंच, एक एक इंच के लिए लेह में 56 इंच। देखिए, पराक्रम के इतिहास में सदियों से कहा गया है कि अगर देश का नायक पराक्रमी ना हो तो सेना ताकतवर होने के बाद भी पराक्रम की महागाथा नहीं लिख सकती। पहले ये तस्वीरें देखिए आप, इस तस्वीरों का एक बार ऑडियो इसका बढ़ाया जाए, एमएन सुनिए और आप आज गर्व करेंगे। तस्वीरें दिखाइए। अब इसी का ताल ठोक के सेकंड वहाँ पे महिला एंकर आ जाती है। वो कह रही है साहब अब दौर विस्तारवाद का नहीं रहा है, विकासवाद का दौर आ गया है। कैसे उस बात को समझा रही है, बता रही, उसी की ज़बानी सुन लीजिए। सीमा पर सबसे बड़ा सरप्राइज बाकी। क्या लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी का यही बड़ा संदेश है? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अब विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है और दरअसल अब युग विकासवाद का है, बताने के लिए काफी कि इस पूरे मामले में इस तनाव पर हिंदुस्तान कहां खड़ा। यहां अब एक चीज समझ लीजिए, फिर इससे आगे आपको लेके चलूंगा। एबीपी न्यूज़ 2 प्राइम टाइम शो, आज तक 2 प्राइम टाइम शो, जी न्यूज़ 2 प्राइम टाइम शो, यानी कि तीनों चैनल पे कंटिन्यू 2-2 प्राइम टाइम शो होते हैं। भैया एक में पुलिस के बारे में बात कर लेते, एक में नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर लेते, लेकिन साहब दाल रोटी कहाँ से चलनी है? तो दोनों में ही नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कर सके भाई? हमारे तो पैसे लग नहीं रहे कि हम फ़ोन करके कह दें कि हाँ भाई वो काम कर लो। पैसे जिसके लग रहे हैं उसी के कहने पे उतना ही तो काम करेंगे। अब आते हैं साहब न्यूज़ 18 इंडिया, जो पहले एबीएन 7 हुआ करता था। मुकेश अंबानी ने पहले थोड़े से शेयर खरीदे, फिर ज़्यादा खरीद लिए और राघव बहल को बाहर कर दिया। वो डॉक्यूमेंट चला रहे हैं बैठ के जो है डिजिटल मीडिया पे। तो इस पे क्या है, इसका एंकर ने तो कमाल ही कर दिया जी। कल कमाल की चीज़ भाई साहब, यूँ हाथ फेंक फेंक के बात कर रहा है जैसे फटा पोस्टर फिल्म की तरह। पोस्टर पाड़ का बाहर ही निकल आगा, घर में घुस जाएगा थारे।
उसके अंदाज देखिए, कैसे चीख चीख के बोल रहा है, कैसे हाथ पे, अरे भाई एंकर है क्या, ये क्या कर रहा है, कहाँ से रिहर्सल करके आया, तुझे पता चल गया एक तो सीट पे बैठ के कूद है और तूने खड़े होकर कूदना शुरू कर दिया। मतलब अपनी अपनी इमेज बनानी है सबको। सुन लो उसी की भाषा में और देख लो उसी का अंदाज। ये 11,000 फीट ऊंचे पहाड़ से नरेंद्र मोदी की वो दहाड़ थी जिसने चीन के होश उड़ा दिए। इस ऊंचे पहाड़ से जब भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगे तो चीन का कलेजा कांप गया होगा। और मोदी और जो संदेश नरेंद्र मोदी ने दिया वो कोई साधारण संदेश नहीं है। इसलिए आज हम पीएम मोदी के एक एक शब्द और उसके अर्थ का विश्लेषण करने वाले हैं। अब आगे कोई कमेंट ना करते जी, बाकी आप समझ लो। लेकिन अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहां से खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि क्या बीजेपी को बचाने के लिए आरोपी जो है विकास दुबे, उसको सपा और बसपा का नेता बताने, जताने, दिखाने, समझाने की कोशिश कर रहा है मीडिया। इतनी बड़ी वारदात पर सबसे पहली बात तो यह है कि उसको आतंकवादी नहीं बोल रहा है, जबकि उसकी मां ने कहा है कि मेरा बेटा आतंकवादी है और अगर वो मर भी जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। तो भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार से धाकड़ खबर का सवाल है जी, अरे अब तो शर्म कर लो, मां आतंकवादी कह रही है, अब तो कम से कम उसे आतंकवादी बोल लो। नहीं बोल रहा है। लेकिन खबर भी जानते हैं कैसे छाप रहा, विकास दुबे फरार हो गए इज्जत के साथ। विकास दुबे फरार हो गया, नहीं हो गए, क्या इज्जत के साथ छाप रहा है। लेकिन उसको सपा बसपा का नेता साबित करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया का है। ये बता रहा भाई, उसका पोस्टर सामने आ गया, समाजवादी पार्टी का वो नेता है। हालांकि जिला पंचायत चुनाव बताया जा रहा। और मैं आपको नियम से बता देता हूँ, अपनी जानकारी के मुताबिक बता देता हूँ, जिला पंचायत का जो चुनाव है वो कभी सिंबल पे नहीं लड़ती समाजवादी पार्टी। ये क्लियर आप सर्च करके देख लेना, यानी कि अपने साइकिल के निशान पे नहीं लड़ती। हाँ, उससे जुड़े हुए नेता हैं, वो कह सकते हैं हाँ भाई मैं समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी हूँ। ये एक चीज़ आप देखिए, जागरण की खबर आपके सामने रख रहा हूँ। छोटा मोटा अखबार तो है नहीं, 6-6.5 करोड़ रीडर है। क्या भाई जी पूरे देश का सबसे बड़ा अखबार हूँ मैं, तो कहूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा। इतना अखबार कहाँ बिकता होगा भाई किस देश में, जितना ही बेच रहा। पराक्रम रईस खान को तो 2 महीने न झेल पाया। दम था तो मेरी पत्रकारिता पे, मेरी लिखी हुई खबरों पे सवाल खड़ा करता, वो तो हुआ ना। क्योंकि जी आप होल्ड पे चले जाओ, होल्ड पे ना जाते। ये पकड़ प्रेम पत्र, हम अपने घर को जहाँ तो बैठ अपनी धर्मशाला लेके। तो ये क्या छाप रहा है ये देख लीजिए। ये लिख रहा है कि बसपा से जुड़ा हुआ नेता रहा है, ग्राम प्रधान से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक का इन्हें चुनाव लड़ा है और रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष। मतलब एक बता रहा सपा का, दूसरा बता रहा बसपा का। सीधा समझ जाओ जी, सपा बसपा का इन्हें बता दो और ये कह दो सपा बसपा के गुंडों ने पुलिस वालों को मार दिया। इसमें भाजपा की क्या गलती? सीएम अगर आदित्यनाथ होंगे उनकी क्या गलती? अगर भाजपा वाला कोई मारता तब तो कहते कि हाँ भाई सीएम जो है वो ऐसे गुंडों पे काम नहीं कर रहे हैं भाजपा के। यहाँ क्या कहें, ये तो गुंडे सपा बसपा के टाइम से पले पड़े। हालांकि पिछले 3 साल से बहुत सारों का सफाया भी कर दिया, पर ये भी क्या कर सकें। तो ये एक कोशिश थी। अब यहाँ से खबर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। सीएम योगी ने क्यों नहीं किया विकास दुबे पर एनएसए लगाने का ऐलान? आप जानते होंगे सीएम योगी का स्टाइल है, जरा सी कोई घटना आ जाए, दलितों ने आरोप लगाया कि मुसलमानों ने हमारे घर जला दिए, तो ऐलान कर दिया इन पर एनएसए लगाया जाए। कासगंज में चंदन गुप्ता का मर्डर हो गया था, याद होगा, इन पे एनएसए लगाया जाए। उसके बाद जो लोग इसमें घूम रहे थे सीए का आंदोलन करते हुए, इन पे एनएसए लगाया जाए। भाई साहब जमात वाले पकड़े, इन पे एनएसए लगाया जाए। भाई साहब एनएसए तो ऐसे लगा रहे जैसे धनिया बेच रहे हों, ठीक है ना। परचून की दुकान पे धनिया बिकता है ना, लाला जी 5 रुपये का मुझे देना, 3 रुपये का मुझे देना। अच्छा भाई दे रहे भाई, कोई रोक टोक ही नहीं है, किसी से पर्चा लिखवा के लाने की तो जरूरत है नहीं, प्रतिबंधित चीज़ तो है नहीं, यूँ ही लगा दो किसी पे। लेकिन इस वाले मामले में ऐसा कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दी। क्यों नहीं दिखाई दिए? कई सारे सवाल खड़े हुए। विकास दुबे पर 25,000 की जगह 50,000 रुपये का ऐलान का घोषित कर दिया गया है और जो डीजीपी अवस्थी हैं उनके जरिए ऐलान किया गया कि विकास दुबे पर एनएसए लगाया जाएगा। वारदात के कुछ ही देर बाद पुलिस ने विकास दुबे के मामा और उसके चचेरे भाई को जंगल में एनकाउंटर में मारने का दावा किया। पुलिस ने कहा कि वो मुठभेड़ में दोनों मारे गए हैं, जबकि इसकी तलाश के लिए बहुत सारी टीमें बना रखी हैं, बॉर्डर सील कर दिया, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल रहा। आदित्यनाथ योगी ने सिर्फ इतना काम किया कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और मृतक के परिवार को नौकरी देने का ऐलान किया। इसके अलावा एनएसए का ऐलान नहीं किया। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या आपको डर लग रहा है कि ब्राह्मण है आरोपी
और उसके खिलाफ अगर आप एनएसए लगाने की बात करते हैं तो ब्राह्मणों जो पहले से नाराजगी चल रही है आदित्यनाथ योगी को लेके और जिसका फायदा उठाते हुए प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमा रही है और उसी का डर मायावती को सता रहा है कि प्रियंका गांधी अगर अपने साथ ब्राह्मणों को वापस ले आई तो ब्राह्मण अपने साथ मुस्लिम और दलित भी साथ ले आएगा, तो इनका भी बैंड बज जाएगा और उनका 2022 में बैंड बज जाएगा जो इस वक्त सत्ता पे बैठे हैं। तो क्या उसके चलते ये निर्णय लिया गया कि डीजीपी ऐलान करेगा एनएसए लगाने का, सीएम ऐलान नहीं करेंगे एनएसए लगाने का? क्या सवाल उठना लाजमी नहीं है? खबर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी की भूमिका है संदिग्ध। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स जो बनी हुई है उसने उसको कस्टडी में ले लिया, या इंग्लिश में बात करें डिटेन कर लिया है जी, ठीक है जी। तो उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं कि उसको लखनऊ ले गए, उससे पूछताछ की जा रही। क्यों सवाल उठ रहा है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। बताया जा रहा है हमले में शिवराजपुर का थानेदार मारा गया और इसके अलावा जो दूसरा थाना है बिठूर उसके दरोगा सिपाही मारे गए, शिवराजपुर के भी सिपाही मारे गए, बिल्हौर के सीओ मारे गए। लेकिन भैया चौबेपुर थाने का ना तो थानेदार मारा ना सिपाही मारा, कोई भी नहीं मारा। बताया गया कि वारदात के समय वो सबसे पीछे था, आगे जा ही नहीं रहा था और जिस वक्त फायरिंग शुरू हुई तो वहाँ से मौके से फरार हो गया। तो पुलिस को लग रहा है कि इसी ने मुखबिरी की, इसी ने विकास दुबे को बताया और इसके विकास दुबे से ज़्यादा करीबी संबंध हैं। क्यों हैं वो थोड़ा सा जो मीडिया रिपोर्ट में आया वो ये कि 1-1.5 महीने पहले इसी चौबेपुर के एक गांव में छापेमारी करके सीओ ने बड़े स्तर पर चल रहे जुए का भंडाफोड़ किया, जिसमें पकड़े गए शख्स ने बताया है कि वो तो थानेदार जो चौबेपुर के थानेदार हैं विनय तिवारी, उनको मोटा हफ्ता देता है, मोटा महीना देता है। उसके बाद सीओ ने इसके चौबेपुर थानेदार के खिलाफ ऊपर रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट भेजने का फायदा तो हुआ ना, थानेदार का ट्रांसफर होता है या उसको हटाया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो सीओ के अधिकार में वही तो कर सके, उसके बस के सस्पेंड करना, लाइन नाजिर करना तो है नहीं किसी को, वो काम तो एसपी करेगा जिले का। तो उन्होंने वो रिपोर्ट भेज दी थी। उसके बाद से इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था और बताया जा रहा है कि राहुल तिवारी के साथ जो मारपीट की विकास दुबे ने, जिसकी एफआईआर दर्ज होने के बाद ये लोग छापेमारी करने जा रहे थे विकास दुबे को पकड़ने के लिए, वो एफआईआर भी थानेदार विनय तिवारी दर्ज नहीं कर रहा था। वो एफआईआर भी सीओ यानी कि डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने फटकार लगाने के बाद दर्ज कराई थी, यानी कि कई दिन तक वो लोग ऐसे ही घूमते रहे। तो वो एफआईआर भी तब दर्ज हुई तो उससे और टेंशन हो गई। तो माना यही जा रहा है, अभी तक आशंका यही जताई जा रही है कि इस थानेदार ने जो है अपनी भक्ति निभाई और उसको सब बता दिया और वक्त से पहले तैयार होकर बैठ गया और उन्होंने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। लेकिन सबसे आखिर में सवाल ये कि पुलिस पर पथराव बहुत हो जाते हैं। जैसे आपने बिजली के लिए जाम लगा दिया, पुलिस आई लाठीचार्ज कर दिया, लोगों ने पथराव कर दिया, आम सी बात है। लेकिन इतनी निर्दयता से पुलिस को गोलियां मारना, फिर कुल्हाड़ी से उनके पैर काटना, फिर उनको हत्या कर देना, ये दिखाता है कि बहुत प्लान वे में सब कुछ किया गया है। तो क्या इस प्लान वे में करने में थानेदार विनय तिवारी की काफ़ी अहम भूमिका है? अभी तक उसको सस्पेंड करने, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम भी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। जो अपडेट आता रहेगा वो आपके बीच रखते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का थानेदार सी और एसपी से भी बड़ा हो, यो ध्यान रख लियो, हल्के में मत लियो इसको। ये किसी और जगह का थानेदार नहीं है, उत्तर प्रदेश का थानेदार है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।